कितने पॉइंट हुए थे? 4। 5th पॉइंट पे पॉइंट नंबर 5, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपका नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, जहां से हमने अभी क्लास छोड़ा था। तो 5th पॉइंट लिखिए। फिफ्थ पॉइंट, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। 5th पॉइंट पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू वैगनर while drifting according to Wagner while drifting some of the edges of the continent due to friction and resistance folded to form mountains such as Rockies, Andes, etc. Folded to form mountains such as Rockies, Andes, etc. तो अगला जो उन्होंने पॉइंट रखा अपना, उसमें उन्होंने कहा कि वैगनर के अनुसार जब ये कॉन्टिनेंट के पार्ट्स टूटकर अलग अलग हो रहे थे, उस समय कुछ एक जो एज थे, एज मतलब कुछ एक जो कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे भाग थे, वो एक दूसरे के साथ टकराए, उसमें फ्रिक्शन हुआ, मतलब उसमें घर्षण हुआ, एक दूसरे के साथ रगड़ लगी उनकी, या फिर आप कह सकते हैं कि रेजिस्ट किया उन्होंने एक दूसरे को। तो अब दोनों टकरा रहे हैं, टकराने के बाद चीजें कई बार फोल्ड भी होती है, राइट। तो उसमें कह रहे हैं कि ये फोल्डिंग हुई और उसी फोल्डिंग के कारण आपके जो ये माउंटेन्स हैं उनका निर्माण हुआ। तो उन्होंने कहा कि माउंटेन जो है बने हैं आपके रॉकीज, एंडीज, ये फ्रिक्शन के कारण और रेजिस्टेंस के कारण, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट के कुछ एक एजेस थे, कॉन्टिनेंट के जो कुछ एक किनारे थे, एक दूसरे के साथ टकराए, फोल्ड हुए और उन्होंने माउंटेन्स को बनाया, उन्होंने पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया। पॉइंट नंबर 6, फेल भी करेंगे इसको, तब तक आप लिखते जाइए जो कहानियां ये अपनी मनगढ़ंत पहाड़ी कहानी आपको बता रहे हैं और बने एक्चुअल में। देखिए ये बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट एक्चुअल में माउंटेन्स फोल्डिंग से ही बनते हैं। जिनको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही था, बट बात ये है कि विदाउट एनी प्रॉपर फोर्स, विदाउट एनी एविडेंस ये बात कर रहे थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम island arcs and festoons, according to him, that is Wagner, island arcs and festoons were formed due to differential rate of movement. Formed due to differential rate of movement.
differential rate of movement, full stop. Some parts were left behind. Some parts were left behind, forming. Some parts were left behind, forming island arcs and festoons. Island arcs and festoons. अब island arc या festoon क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जब भी कोई आपके बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि कर्व शेप में है, उनको आप कहते हैं आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स. फॉर एग्जांपल, if this is North America, तो नॉर्थ अमेरिका के इस साइड पे आप देखते हैं कुछ एक आइलैंड कंट्रीज हैं जिसको हमने कंबाइंडली नाम दिया है. दीज आर दी, यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो कि जिनको हम कहते हैं कि दीज आर दी वेस्ट इंडीज कंट्रीज या फिर ग्रेटर या लेसर एंटिलीज. ग्रेटर एंड लेसर एंटिलीज. एंटिलीज का लिटरल मीनिंग यहाँ पे है कि कुछ एक बड़े आइलैंड, कुछ एक छोटे आइलैंड से टुगेदर मिलकर, क्योंकि ये आर्क शेप में है, आर्क की फॉर्म में है. प्रकार यूज किया ऐसे बनाते हैं आप आर्क, जैसे कहते हैं आप चाप लगा रहे हैं ना, दैट इज आर्क. तो इसे हिंदी में इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है, महाद्वीपीय चाप, मतलब आर्क, जो कि थोड़े से कर्व शेप में है. एनी आइलैंड दैट इज इन द कर्व शेप उसे कहते हैं आप आइलैंड आर्क. तो इसी में कह रहे हैं कि जब ये आपकी एक्टिविटी चल रही थी तो उन्होंने कहा कि कुछ एक आइलैंड आर्क्स जो हैं वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाए, और वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाए तो वो पीछे रह गए, और पीछे रहने के कारण उसे हम कहते हैं कि दीज आर दी आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स. सिंपल अपना डायग्राम का है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने देखा कि मदागास्कर, यहाँ पे मदागास्कर है, यहाँ पे आपका क्या है, श्रीलंका. यहाँ पे भी आपके छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जिसे आप ग्रेटर लेसर एंटिलीज कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि जो बड़े पार्ट्स थे उनकी मूवमेंट फास्ट हुई तो वो जाके एक दूसरे के साथ अटैच हो गए. जो पार्ट छोटे थे उनकी मूवमेंट स्लो हुई. वो स्लो, डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि इनकी मूवमेंट में कुछ फर्क था, मतलब डिफरेंट था. तो ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे थे, और इतना धीरे मूव कर रहे थे कि ये इन पार्ट्स के साथ जाके अटैच नहीं हुए, ये अलग ही रह गए. जैसे कि जापानीज आइलैंड आर्क. कैरिबियन आइलैंड आर्क कहां पे है? कैरिबियन आइलैंड आर्क कहां पे है बताओ? कैरिबियन आइलैंड आर्क्स आपके ये साउथ ईस्ट एशिया में भी आइलैंड्स हैं. सिंपल, बाद में देखेंगे आपको सारे आइलैंड्स और आइलैंड आर्क्स करवाएंगे. सो सिंपल आप समझिए कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आइलैंड्स बने या आइलैंड आर्क्स बने, दैट इज ड्यू टू डिफरेंशियल मूवमेंट, और ये पीछे रह गए. पीछे रहने के कारण ये आइलैंड्स बन गए. समंदर के बीच में ही एक लैंड एरिया जो बीच में रह गया, छोटा लैंड एरिया है, छोटा लैंड मास से चारों तरफ समंदर है, उसको आप आइलैंड कहेंगे. अब यहाँ पे जो मौसम होगा वो कौन सा होगा? मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो यहाँ पे जलवायु भी समुद्र प्रकार की होगी. 6th पॉइंट था ये. 7th पॉइंट लिखिए, थ्योरी का लास्ट पॉइंट है ये, 7th पॉइंट. सेवेंथ पॉइंट में लिखिए, द ओरिजिनल पैंथालासा वॉज रिड्यूस्ड इन साइज. द ओरिजिनल पैंथालासा, the original Panthalassa was reduced in size to form present day Pacific Ocean. ये कह रहे हैं कि जो आपका ओरिजिनल पैंथालासा था उसका
साइज, उसका आकार बहुत ज्यादा कम हो गया, तेजी से गिर गया, और उसे आप प्रेजेंट डे में अगर देखना चाहें पैंथालासा को, तो वो पैसिफिक ओशन की फॉर्म में है, इसलिए पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। तो जो अभी के टाइम पे आप पैसिफिक ओशन देखते हैं वो पैंथालासा ही है, सिंपल यही बात कर रहे हैं इसको। क्योंकि अब सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो गए, बिखर गए, जो आपका वर्ल्ड मैप बनाते हैं तो कह रहे हैं कि जो पहले पैंथालासा के पास इतना ज्यादा एरिया होता था, वो एरिया अब घेर लिया किसने, पूरे के पूरे आइलैंड्स ने, नेशंस ने, कॉन्टिनेंट्स ने, आपकी कंट्रीज ने, इसलिए इसका साइज रिड्यूस हो गया और ये पैसिफिक की फॉर्म में भी पाया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी। ठीक है जी, तो दिस इज द थ्योरी रिगार्डिंग आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सॉरी पंजाबी में नोट्स पॉसिबल नहीं है जी, पंजाबी में नहीं मिल पाएंगे, मैं हिंदी में देने में असक्षम हूं, तो पंजाबी तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, अगर आपके जैसे स्टेट लेवल पे है सोशल स्टडी की कोई किताब तो उससे रिलेट कर सकते हैं, बट मैं लिखा नहीं सकता, मुझे सिर्फ पढ़नी आती, लिखनी नहीं आती पंजाबी, और ना ही मेरे पास नोट पंजाबी में हो सकते हैं। हिंदी में बड़ी मुश्किल से करवाता हूं मैं, बहुत मुश्किल से। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म करना है अभी आपने, दैट इज इसका क्रिटिसिज्म। तो लिखिए क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं यहां पे पूरा इसलिए लिख रहा हूं, मैं CDT ही लिखता हूं, नहीं तो फिर आपको मेन एग्जाम में भी आदत पड़ जाएगी CDT लिखने की। सो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी। सो क्रिटिसिज्म क्या होता है, आलोचना, आप आलोचना करेंगे इसकी। आलोचना इन द सेंस, किसी भी थ्योरी को पास करना है, फेल करना है, उसके लिए आपको पहले एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो वो फैक्ट एंड फिगर के साथ करिए, है ना, आप तथ्यों के आधार पर ही कोई चीज को प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे तथ्य रखने पड़ेंगे। तो अभी इनका एनालिसिस चल रहा है एक टाइप से, कि जो बातें कही वो क्या सही थी। पहले कह रहे हैं कि इन्होंने जो ये बात कही, सबसे बड़ा जो आप कह भी रहे थे, टाइडल फोर्स, है ना, ये तो रोज का, एवरीडे का फिनोमिना, एवरी मंथ का फिनोमिना है, फिर तो हम एवरीडे मूव करते रहते, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इतने टाइम हो चुके हैं अर्थ की फॉर्मेशन को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप कह भी रहे हो, बट आज तक ऐसी मूवमेंट देखी नहीं गई है, मतलब 5 साल में, 10 साल में, 100 साल में ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं है। जहां पे सिचुएटेड है वहीं पे सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप पढ़ते हैं, तो जो यूके आपका यूरोप में, तो आज भी यूरोप में ही है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ना। सो मतलब ये एक्टिविटीज के लिए टाइडल फोर्स जो है वो एक टाइप से बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो इसमें आप लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द फोर्सेस, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द फोर्सेस, explain the forces behind drift, forces behind drift, because tidal force cannot be so strong, tidal force cannot be so strong for the rifting and drifting of the continents, for the rifting and drifting of the continents। सिंपली कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो ज्वारीय ऊर्जा है, या ज्वार भाटा जिसे आप कहते हैं, या फिर जिसे आप कहते हैं टाइडल फोर्स, तो टाइडल फोर्स जो है इसमें इतना ज्यादा पावर नहीं है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये किसी कॉन्टिनेंट को तोड़ सके और उसको ड्रिफ्ट करा सके। तो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला पॉइंट यहां पे इनका इनवैलिड माना गया। सेकंड पॉइंट, अभी कह रहे हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग की थी आपके थ्योरी की, जहां पे इन्होंने लिखा कि बिफोर कार्बोनिफेरस पीरियड वहां पे बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, बट कार्बोनिफेरस के बाद क्यों टूटा, उसका क्या रीजन था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
वही इसने सिर्फ उस चीज को माना कि हाँ कार्बोनिक फॉरेस्ट के बाद कोल बना है, तो उस टाइम पे टूटे होंगे, समुद्र के नीचे डूब गया होगा, फिर दोबारा कोल बन गया होगा। बट इन्होंने कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं दिया कि कार्बोनिक फेरस के बाद ही क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई, क्यों उसके बाद ही ड्रिफ्ट हुए। तो अब इसमें लिखिए, he could not explain the trigger mechanism, could not explain the trigger mechanism कि मतलब इसको ट्रिगर करने वाली कौन सी चीज थी, कौन सी गतिविधि थी जिसके कारण ये एक्टिविटी हुई। सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द ट्रिगर मैकेनिज्म फॉर ब्रेकिंग ऑफ द पेंजिया इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, फॉर द ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। तो इसमें सिंपल ये कह रहे हैं कि ये असक्षम रहा, ये असफल रहा अल्फ्रेड वेगनर कि ऐसी कौन सी पावर है जो कि पेंजिया को कार्बोनिफेरस पीरियड में ही तोड़ रही है, इसी पीरियड में ही तोड़ रही है, इससे पहले क्यों नहीं तोड़ा। फुल स्टॉप। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, इसी के साथ ही कुड नॉट एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ ब्रेकिंग, he could not explain the sequence of breaking or drifting of the continents, sequence of breaking or drifting of the continents। तो सिंपल इसमें कह रहे हैं कि पहले तो फोर्स नहीं बता पाए कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि एक्टिव हुई और सिर्फ कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई। दूसरा ये भी नहीं बता पाया कि सीक्वेंस क्या था। ये बोल रहा है कि यूरेशिया टूट गया, पहले तो उन्होंने बोला कि दो लैंड टूटे हैं बड़े मासिस, जिसमें से एक नॉर्दर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, यूरेशिया है, अंगारा लैंड, या फिर दूसरा आपका गोंडवाना लैंड। बट उसमें ये नहीं बता पा रहा है कि पहले एक चीज क्यों टूट रही है, पहले ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये किस सीक्वेंस में टूट रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप पूरा का पूरा सीक्वेंस बताइए। बट ये कह रहा है कि नहीं, ये ऐसे टूट गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि पहले यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ में चले गए, उसके बाद साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मदागास्कर, इंडियन पेनिनसुलर इंडिया, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ अंटार्कटिका। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ उसने बताया कि ऐसे टूट गए। तो कह रहे हैं कि आप प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा पहले टूटा, कौन सा बाद में टूटा और कारण क्या था। आगे इसी में लिखिए, आगे मतलब पॉइंट में लिखना है, सिंपल लाइन लिखिए। क्रिटिसिज्म में 2 क्रिटिसिज्म इनफ है, क्योंकि इससे ज्यादा बंदा झेल नहीं पाता है। तो इसमें लिखिए, देयर वर लॉट ऑफ एरर्स इन दी वैगनर थ्योरी, देयर वर a lot of errors in his theory या फिर Wagner's theory, like formation of mountains, island arcs and festoons, एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि ये जो बोल रहे हैं कि माउंटेन किसी फ्रिक्शन के कारण बन गए, माउंटेन फोल्डिंग के कारण बन गए, तो प्रॉपर फोर्स बताइए कैसे, ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि इसको फोल्ड कर रही है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इनकी स्पीड को कम कर रही है, कि जो पार्ट पीछे रह गए उनकी स्पीड ज्यादा नहीं तो वो जुड़ नहीं पाए, अकेले रह गए, तो उसको आपने आइलैंड आर्क कह दिया या तो फेस्टून कह दिया। तो कह रहे हैं कि प्रॉपर फोर्स बताइए, एरर बहुत ज्यादा थी इसमें। अब भाई साहब को जवाब भी देना पड़ेगा, आपने पूरी पंचायत बैठा रखे कि आप तो बस फालतू बातें कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो एविडेंस होंगे जिसके तथ्य, जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं। तो आप लिखिए एविडेंसेस, कुछ एक सबूत भी थे इनके पास अपने, कुछ एक पॉइंट्स थे जो कि रिलेट कर सकते हैं। एविडेंसेस पहला एविडेंस, दैट इज जिग्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स।
First is jigsaw fit of the continents. जिगसॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है कि जब आप इन कॉन्टिनेंट्स के कुछ पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो ये एग्जैक्टली जुड़ जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। तो हाँ जी, नॉर्थ अमेरिका, हाँ तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका, जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पार्ट और ये ऐसे, और ये साउथ अफ्रीका का जो ये पार्ट है ये ऐसे, सॉरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ये एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली ऐसे मैच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका को आप ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे अंदर, सॉरी ये ऐसे को बनता है, और आपका अफ्रीका इस साइड को बनता है, तो दिस पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ फिट हो जाएगा। सो अब मुझे डायग्राम नहीं बनाना आ रहा मैप, एक मिनट, जिग्सॉ फिट, इसमें भी आ जाएगा ना मैप, जिग्सॉ फिट। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे प्रॉपर्ली तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, साउथ अमेरिका और, अरे चलो भैया, साउथ अमेरिका टोटली फिट होता है अफ्रीका के साथ, इस तरह से पूरे एक दूसरे के साथ टोटली अटैच हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी ना कभी तो जुड़े होंगे ना, तभी अलग हो चुके हैं। और भी एविडेंसेस हैं, खाली जोड़ने से, ड्राइंग बनाने से नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि आगे भी हमारे पास कुछ ही एविडेंसेस है। तो सेकंड एविडेंस लिखिए आप, ये डायग्राम बनाना चाहिए तो बना सकते हैं आप, है ना, इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं साउथ अमेरिका की और अफ्रीका की। ठीक है, हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, द रॉक्स ऑफ सेम एज एंड टाइप, रॉक्स ऑफ सेम एज एंड टाइप, the rocks of same age and type are found across Atlantic, are found across Atlantic। करें कि सेम एज की, मतलब सेम एज मीन्स एक ही प्रकार के टाइम से जो आपकी रॉक्स बनी एक समय पे, और एक ही टाइप की, एक प्रकार की जो रॉक्स है वो अटलांटिक के आसपास पाई जाती हैं। फुल स्टॉप। द माउंटेन्स ऑफ एपलेशियंस आयरलैंड, द माउंटेन्स ऑफ एपलेशियंस, एपलेशियन आयरलैंड, आयरलैंड एंड तीसरा कौन था, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, Appalachian Island and Scandinavian have similar mountains and rocks, full stop. This is only possible if these continents were, this is only possible
if these continents were once joined together. These continents were once joined together. एक ये भी दे रखा है उन्होंने, ये साउथ अमेरिका के साथ अफ्रीका जुड़ रहा है, अंटार्कटिका जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तीनों के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये नीचे वाले पार्ट है, बीच में ये जो एरिया दैट इज मेडागास्कर। तो इसमें प्रॉपर दे रखा है। कहाँ पे? बिल्कुल छोटा सा, हाँ ये श्रीलंका का पार्ट है। सो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड। तो ये करें कि प्रॉपर ही एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाते हैं अगर इनको वैसे ही इकट्ठा किया जाए तो। थर्ड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, द गोल्ड डिपॉजिट्स the gold deposits in Western Africa, especially the gold deposits in Western Africa, especially Ghana, Ghana, the gold deposits in West Africa, especially in Ghana, इसका ओल्ड नेम है गोल्ड कोस्ट। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड नेम गोल्ड कोस्ट, COAST, गोल्ड कोस्ट, ब्रैकेट क्लोज, having gold bearing rocks, गोल्ड बेरिंग जहां पे जिन रॉक्स में गोल्ड पाया जाता है, गोल्ड बेरिंग रॉक्स अक्रॉस अटलांटिक इन साउथ अमेरिका, गोल्ड बेरिंग रॉक्स अक्रॉस अटलांटिक इन साउथ अमेरिका, तो ये करें कि साउथ अमेरिका के पार्ट्स में और घाना के वेस्टर्न कोस्ट पे आपको सेम रॉक्स देखने को मिलेंगे। वही सेम रॉक्स आपको कोलार गोल्ड फील्ड में भी देखने को मिलेगी, KGF में भी। तो ये सिंपल कह रहे हैं कि इन कॉन्टिनेंट्स में, फॉर एग्जांपल पिक्चर बड़ी सही है। तो अरे मैप दिखाओ भैया, रॉक थोड़ा दिखनी, जियोलॉजिस्ट नहीं है मेरे पास, IAS है नहीं इसमें प्रॉपर्टी दिखाई हुई। सिंपली कह रहे हैं कि वंस अब जहां पे आपके घाना में आपको गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपके साउथ अमेरिका के अराउंड भी आपको गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। ये गोल्ड डिपॉजिट आपको क्यों दिख रहे हैं उस एरिया में? क्योंकि वहां पे
कहीं ना कहीं ये दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो एक पार्ट अमेरिका के पास, एक पार्ट अफ्रीका के पास है, घाना में। सिंपल। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड हो गया था ये, फोर्थ पॉइंट लिखिए, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं एज पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें लिखिए लेमिंग्स ऑफ स्कैंडिनेविया, ब्रैकेट में लिखिए लेमिंग्स, LEMMINGS, लेमिंग्स ऑफ स्कैंडिनेविया। कौन कौन सी कंट्री है स्कैंडिनेविया में? फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। डेनमार्क भी आएगा। सो लेमिंग्स ऑफ स्कैंडिनेविया एक टाइप से केस स्टडी है। लेमिंग्स जो है ये आपके अफ्रीका, यूरोप दोनों रीजन में पाए जाते हैं। और इनकी टेंडेंसी क्या है? शुरुआत से इनको आदत है कि ये एक ही दिशा में भागते हैं। एक दिशा, दैट इज कौन सी दिशा? ये दे रन टुवर्ड्स वेस्ट, हमेशा ये वेस्टर्न साइड की तरफ भागते हैं, मतलब अटलांटिक की तरफ भागते हैं। और जब अटलांटिक की तरफ भागते हैं तो उनको ये नहीं पता कि आगे ड्रिफ्टिंग हो चुकी है, तो इस समंदर में जाके गिर जाते हैं, जिससे ज्यादातर इनकी डेथ हो जाती है, मतलब भेड़ चाल में गिरते जाते हैं बार बार। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एनिमल की टेंडेंसी वही है। एनिमल्स को नहीं पता कि ड्रिफ्टिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं पढ़ी है। सो कई बार हम देख सकते हैं कि एनिमल्स के बिहेवियर से भी हम पता लगा सकते हैं कि इनकी आदत थी कि हम क्रॉस कर जाएंगे, बट अल्टीमेटली ये पानी में गिरते जाते हैं। तो अब देखिए इसमें एनिमल्स इन अफ्रीका एंड यूरोप, एनिमल्स इन अफ्रीका एंड यूरोप animals in Europe and Africa have tendency even today to run towards westward side. Animals have tendency even today to run towards westward side. It can be best explained with the example of lemmings. हमने लिखा लेमिंग्स, LEMMINGS, लेमिंग्स, फुल स्टॉप। they migrate westward whenever there is population increase. They migrate westward whenever there is population increase, but they ultimately fall into the sea. Near Norway coast. Near Norway coast. तो नॉर्वे के तट पर ये पानी में गिर जाते हैं, सी के अंदर गिर जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि कभी ना कभी जानवर भी क्रॉस करते थे। जब अटलांटिक नहीं था बीच में, तो ये सीधा अमेरिका की तरफ भागते थे। ओहो, देखो एक और पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। अब देखिए दो इनके आलोचक थे, दो आलोचनाएं की गई इनकी है, तीन लेके चल सकते हैं। बड़े इन्होंने अभी अपने पूरे के पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे थे कि मैं भी बताऊंगा ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, इसमें लिखिए
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। लेमिंग्स दिखा देता हूं आपको, बोर हो रहे हैं ऐसे भी, आपको नींद आ जाएगी। कितने गया लेमिंग्स? और कारण, दीज आर द लेमिंग्स। क्या कारण हो सकता है बताइए? अरे उन्होंने अपना पॉइंट रखा, गिरता हुआ नहीं दिखाएंगे इसमें। हाँ मतलब मन गढ़ंत बातें हैं ना सारी की सारी। दीज आर द लेमिंग्स। कहीं ना इसका मतलब है कि किसी ना किसी हद तक रिलेटेबल है, कि शायद इसीलिए गिर रहे होंगे, है ना? सर नॉर्वे जी मिली है गलियां, अमेरिका जी नहीं मिली है। लेमिंग्स अमेरिका में नहीं है, ये है ही उस साइड पे, यूरोप से। ये क्रॉस कर दे फिर अमेरिका जी भी तो होनी चाहिए। वो भी ठीक कह रहे हैं, बट द थिंग इज उधर नहीं है इतनी प्रजाति। ये इन्होंने क्या कहा, कब ये भागेंगे? माइग्रेट तब करते जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन ठीक है, आपको खाने को मिल रहा है तो आप वहीं पे रहेंगे। कोई भी जानवर, कोई भी इंसान माइग्रेट तब करता है जब उसको लगता है कि खाने के लिए कुछ है नहीं, या फिर हमें वैसी हैबिटेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही है, उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे ही जब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी तभी जाते हैं। ऐसे ये अपने एरिया में खुश है। जैसे मान लो जहाँ पे घास खा रहे हो, घास खत्म होगी तो नेक्स्ट एरिया में जाएंगे, तो वो टेंडेंसी है। तो उसको इन्होंने बीच में अपने पॉइंट में ऐड किया कि लेमिंग्स भी तो उस साइड को जाते हैं, गिरते हैं, तो शायद इनका भी यही रास्ता था। शायद वाली बात है ना, अपनी तरफ से एविडेंस दे रहे कि मेरा ये मानना है। आलोचक ने कह दिया मेरा ये कहना है, ये कह रहे कि ये मेरा मानना है। तो अब लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का वितरण। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के फॉसिल देखने को मिलते हैं। तो अब लिखिए मेनी फॉसिल्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, मेनी फॉसिल्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, मेनी फॉसिल्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना आर फाउंड इन ब्राजील, are found in Brazil, Africa, Peninsular India, Brazil, Africa, Peninsular India, मतलब प्रायद्वीपीय भारत, इंडिया का साउदर्न पार्ट, ब्राजील, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, and Australia and Australia, which are similar, which are similar। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के आपको जीवाश्म या फिर फॉसिल्स देखने को मिले, क्योंकि ब्राजील, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में ये सेम आपको देखने को मिले। ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा, ये आपको इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिला। ये जो ग्लोसोपेट्रिस है फ्लोरा, ये सब जगह पे देखने को मिला। ये प्लांट ग्लोसोपेट्रिस, ये इंडिया में भी देखा आपने, ये पेनिनसुलर इंडिया में भी देखने को मिला, अफ्रीका में भी, ब्राजील में भी और अपना ऑस्ट्रेलिया में भी। तो इसमें आप एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा। तो इसका एविडेंस सब जगह पे देखने को मिला है, ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा। तो इस पौधे के जीवाश्म आपको भारत में भी, ब्राजील में, अफ्रीका में, सभी क्षेत्रों में देखने को मिले। सो एक टाइप से इससे भी हमें पता चल सकता है कि अगर ये पौधा सब जगह पे पाया जा रहा है नेचुरली, ऐसा नहीं कि इसको लाया गया कहीं से, नेचुरली ग्रो करता है इन रीजन्स में जिनके आपने नाम लिखे। तो आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है ब्राजील, अफ्रीका,
पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये पौधा हर जगह पे, ये पेड़ सब जगह पाया जा रहा है, तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, सॉरी ये सारे के सारे एक ही गोंडवाना के ही पार्ट्स है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज ग्लोसोपेट्रिस। लास्ट पॉइंट लिखिए एविडेंस का। एविडेंसेस ऑफ ग्लेशिएशन, एविडेंसेस ऑफ ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बहुत सारी लेक्स का निर्माण होता है, बहुत सारी लेक्स इससे फॉर्म होती है। सो एविडेंसेस ऑफ ग्लेशिएशन is also seen in Brazil, Africa, Peninsular India, Australia, same countries के नाम है। Evidences of glaciation is also seen in Brazil, Africa, Peninsular India, Brazil, Africa, Peninsular India and Australia। तो कह रहे हैं जो ग्लेशिएशन की प्रोसेस है ये भी इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिली, सभी रीजन्स में ये प्रोसेस आपको देखने को मिला। छोड़ो, वापिस आए। तो बहुत सारी ग्लेशिएशन से बनी हुई लेक्स इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ब्राजील, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो एक्टिविटीज हुई है वो लगभग एक दूसरे के बराबर सेम। अब आपने व्यक्ति के थ्योरी भी देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया, अजम्पशंस देख लिया, फोर्सेस कौन कौन सी थी, एविडेंस देख लिए, आलोचना भी कर ली, कंक्लूजन आपने अब पूरा का पूरा इसका निचोड़ निकाला, समरी, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकाला आपने, एंड में क्या कंक्लूड कर पाए आप, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है इस थ्योरी का, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है एंड में। कंगारू इंडिया में क्यों नहीं मिलते, फिर टाइगर क्यों नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में, ये भी मेरा सवाल है आपसे। सारी प्रजातियां नहीं मिलेंगी ना, लिमिटेड है, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड चीजें हैं। Next, conclusion. Although Wegener could not explain, क्योंकि कंगारू जो है ना वहां का नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है। अब प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सिंपल समझिए, प्लांट्स जो है वो हवा से, विंड से या पानी से वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसका बीज पहुंच सकता है। कंगारू को नहीं लेके जा सकते ना आप नेचुरली, है ना, कंगारू उड़ के दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा। पर जो आपके बीज हैं वो किस समय जब इकट्ठे थे तो उस टाइम पे आगे आगे फैलते गए हैं, ट्रीज तो फैलते गए हैं। हाँ ये भी हो सकता है, बट कंगारू उसका बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट, आपको मैंने बताया कि दिस इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो एवरी ईयर वहां पे नई नई प्रजातियां आती जा रही हैं। तो वही बात भी सही है जो ये कह रहे हैं कि लेटर ऑन भी आ सकता है। और जरूरी भी नहीं है कि जो आपके पास लेमिंग्स है, जैसे तो लेमिंग्स, जैसे आप पूछ रहे हैं कि लेमिंग्स वहां पे क्यों नहीं पाए जाते, लेमिंग्स पुराने हैं बट वहां पे मे भी माइग्रेट नहीं कर पाए, अलग अलग रीजन है। क्योंकि आगे एप्लेशियन की पहाड़ियां नहीं चढ़ पाए, क्योंकि आपके उसका भी नाम बताया था, वो थोड़ी ना आप समुद्र पार करके जाएगा। वो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी जो आपको नहीं मिल सकती, बट कुछ एक एविडेंस दे पाया ये, क्योंकि उस टाइम पे इसने खुद भी इतनी रिसर्च नहीं की थी। अगर प्रॉपर रिसर्च करता या इसके पास भी सैटेलाइट होता, अर्थ ऑब्जर्वेशन, या सिंपल से कहते हैं आप रिमोट सेंसिंग होती, तो ये मल्टीपल दे सकता था। पर इसने कुछ एक चीजों के बारे में बात की है। कंक्लूजन में लिखिए, ऑल्दो वेगनर कुड नॉट एक्सप्लेन the forces responsible
for rifting and drifting forces responsible for rifting and drifting of the continents, rifting and drifting of the continents. But his central idea of drifting, helped in drifting. Central idea of drifting helped in development of plate tectonic theory. Helped in the development of plate tectonic theory. Plate tectonic theory. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे आप बाद में, पीटीटी। सही, ये पहली थ्योरी थी आपकी, है ना, जिसमें इन्होंने कहा कि ऑल्दो इनके पास एविडेंस नहीं थे, पुख्ता सबूत नहीं थे कि क्यों ये फोर्सेस, कौन सी फोर्स है, कैसे टूट रहे हैं, बट इनका जो ये आइडिया था कि कभी टूटे होंगे, उसने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक पहुंचाया है। तो इसलिए आप चाहे इसका जितना मर्जी आलोचना करिए, पर एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ रहा है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका पहला आइडिया था। ये एग्जाम में कितने वर्ड तक करना डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया ना कि आपके पास 3 प्रकार के ऑप्शन है, पूरा नहीं लिखना है। जैसे आपको डायरेक्ट पूछा कि एग्जामिन दी लिमिटेशन एंड एविडेंसेस, तो वहां पे आपने सीधा लिख देना कि ये थ्योरी रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग के बारे में बात करती है, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ऑल्दो उसने बहुत सारी थ्योरीज लिखी, बहुत सारी लंबी थ्योरीज है इसकी, बट इसमें कुछ एक लिमिटेशंस हैं, एंड दीज आर दी लिमिटेशंस। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर दी एविडेंसेस जो उसने कहे हैं, तो आप सिंपल लिखेंगे कि ये थ्योरी इस बारे में है, क्योंकि थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा आपको। जो फुल आंसर है 3 मार्क्स वाला का आपने जो बड़ा वाला है आंसर, वो तेरे जैसे यहां पे 3-4 पेज होगा पूरे। 3 नहीं होंगे वैसे, जब आप खुद लिखेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप 2 पेज में खत्म करेंगे इसको। छोटे-छोटे करके लिखने पड़ेंगे। आप डायग्राम बनाते जाइए साथ साथ में, छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल जिग्स ऑफ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सिंपल लिखिए बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, डैश लगा के लेमिंग्स, है ना, या लेमिंग्स ऑफ स्कैंडिनेविया, समझ आएगा। ये तो एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया, सो दैट आप जितने बड़ा लिख पाए, जितना आपके पास कंटेंट ज्यादा हो, तो आपको खुद उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। यही तो आंसर राइटिंग है। मेरे से आप जितने मर्जी नोट्स ले लीजिए, 300 350 से ऊपर नहीं जाएगा, 250 300 वर्ड्स, और 300 वर्ड्स का मतलब होता है 1.5 पेज या 2 पेज। और जब आपको कहा किसी ने कि यू हैव टू राइट एन एसे ऑन 1200 वर्ड्स, तो उसका मतलब होता है कि आपको 2.5 पेज में निपटाना है उसको जल्दी से। 1-1.5 पेज में खत्म हो जाता है क्वेश्चन। लिखोगे आप, जब आपके पास लिमिटेड होगा ना, फॉर एग्जांपल इसके लिए सीएपीएफ का एग्जाम दीजिए, वहां पे क्वेश्चन लिखा होता है, पेज उतना लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल उसमें 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें पहले ऐसे का नाम लिखा होगा, है ना, टॉपिक का नाम होगा, टॉपिक के बाद आपके पास 2-3 पेज है। अब लोग क्या करते हैं, 3 ही भर देते हैं, किसी तरह खुला मिला है, पर एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप 2.5 पेज करके या 2 पेज करके छोड़ दीजिए। और 2 पेज ही नहीं कि कुछ भी लिखते हैं, 2 पेज में आपको ऑथेंटिक लिखना है, लास्ट पेज छोड़ देंगे तो उससे पता लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस थी। और जिन्हें बड़ा चढ़ा के लाइनों के बाहर भी लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है अगर आप लाइन से बाहर जाते हैं। आपके कुछ एक स्टूडेंट कितने मिलियन ईयर पहला निकाला है, ये पुरानी बात है, 1912 की है, 1912 का है ना, अल्फ्रेड वैगनर की बात कर रहे हो? नहीं सर, आज टेक्टोनिक थ्योरी दी नहीं, मतलब आज ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टिंग वाली कह रहे हैं कि हुआ कब है? हां, कितने मिलियन ईयर? ये आपका लगभग मेसोजोइक के बाद का टाइम है, मेसोजोइक का। अब मिलियन ईयर्स का मैं नहीं बता सकता, उसमें मेसोजोइक के बाद की घटना है, मेसोजोइक के बाद ही हुआ है ये। मेसोजोइक में हुआ आपका टर्शियरी पीरियड। एक मिनट को, फॉर्मेशन ऑफ कोल पैलेजोइक से पहले का ये टाइम है, प्री कैम्ब्रियन, जिसमें आप कहते हैं कि ओशंस बने, ओशन के बाद फिर आपके कॉन्टिनेंट बने, तो ये पैलेजोइक और आपका जो प्री कैम्ब्रियन का एरा है उसमें है, प्री कैम्ब्रियन और इसके बीच का ये टाइम है जिसमें ये ड्रिफ्टिंग हुई है। मेसोजोइक एरा में हिमालय बने हैं, टर्शियरी पीरियड में, है ना। सो सिनोजोइक में, बट है टर्शियरी एरा,
एक मिनट, मेसोजोइक जुरासिक एक मिनट, एक मिनट। हाँ, वही क्रेटेशियस के बाद का टाइम और सीनोजोइक के स्टार्टिंग का टाइम, ट्रांजिशन फेसिस में ही ज्यादा एक्टिविटीज हुई है। जब आपका एक क्रेटेशियस पीरियड चला, उसके बाद सारी की सारी चीजें अर्थ के ऊपर जितने भी वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू होगी, उसके बाद का जो स्टार्टिंग सेनोजोइक के स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसमें, जिसमें टर्शियरी आता है, फिर क्वार्टररी आता है, फिर आपका एंथ्रोपोसीन आता है। तो आपका जो ये हिमालय की फॉर्मेशन है, ये क्रेटेशियस के बाद और टर्शियरी के स्टार्टिंग का पार्ट है। टर्शियरी में बने थे, स्टार्टिंग हो चुकी थी। फर्स्ट फेज का जो कोलिजन था, जिसको बोलते हैं आप ट्रांस हिमालय, वो पहला फेज हुआ था टर्शियरी के स्टार्टिंग में। फिर 3 लेवल में जाएगा ये, फिर क्वार्टररी एंड देन एंथ्रोपोसीन। इसको करेंगे जब आपने हिमालय करना है, तो उसमें मेंशन करेंगे हम कि इस टाइम पे ये एक्टिविटी हुई है। सो ये भाई साहब की थ्योरी यहां तक खत्म। अब नेक्स्ट थ्योरी है आपकी, दैट इज आर्थर ओम्स की थ्योरी, जिसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। 4 थ्योरीज आएंगी आपकी, कॉन्टिनेंटल, आर्थर ओम्स, फिर आएगा आपका कौन है वो, नहीं, प्लेट टेक्टोनिक से पहले एक और आएगी। एक मिनट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आएगी। हाँ जी, 2 नाम है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेस, हाँ जी, नोट्स तो मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। प्लीज आप एक थ्योरी तो करिए, तभी छुट्टी लायक होंगे, है ना, आउटपुट दिखानी पड़ती है। आगे नेक्स्ट इज, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, छोटी सी है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी गिवन बाय आर्थर ओम्स। आर्थर ओम्स, शर्लक होम्स के भाई, दैट इज आर्थर ओम्स। तो ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की बात कर रहे हैं। इनका जो क्वेश्चन था इसमें कि व्हाई कॉन्टिनेंट्स मूव, कॉन्टिनेंट मूवमेंट क्यों करते हैं, व्हाई कॉन्टिनेंट्स मूव, ये इनका सेंट्रल आइडिया था इस थ्योरी का। व्हाई कॉन्टिनेंट्स मूव, महाद्वीप गति क्यों करते हैं, ये मूवमेंट क्यों करते हैं। हो जाएगी ज्योग्राफी खत्म कितने लेक्चर्स में, मैं अभी कैसे बताऊं आपको, बताइए हैं, पहले कैसे हिसाब दे दूं, हो जाएगी, अभी स्टार्टिंग हुई है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे की सतह पे कुछ एक कन्वेक्शनल करंट अवेलेबल है। पृथ्वी घूमती है तो वो करंट भी राइज करते हैं, और जब वो करंट राइज करते हैं तो पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाते हैं, है ना, और उसी को आप वोल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ये। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके हैं भी 2-3 ही पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द हॉट कन्वेक्शनल करंट आर जनरेटेड इनसाइड द अर्थ। The hot convectional current are generated inside the अर्थ। कैसे, क्योंकि अर्थ के नीचे मल्टीपल मटेरियल्स हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेयर इज सियाल, दूसरा साइमा, तीसरा आपके पास नीफे लेयर। तो अब ये अर्थ के नीचे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, अर्थ की मूवमेंट के साथ में ये मटेरियल भी चार्ज हो जाते हैं। कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ को राइज करना, ऊपर की तरफ को उठना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ को राइज करती है, जब भी लैंड गर्म होता है तो हीट ऊपर की तरफ को राइज करती है। बट कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि उसको पोलर रीजन तक या फिर स्ट्रेट जाने नहीं देते हैं, उनको मूवमेंट करा देते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि अर्थ के नीचे मल्टीपल मटेरियल्स हैं जो कि अर्थ के नीचे राइज करते हैं, जिसको आप मैग्मा कहते हैं। और अब जो वो मैग्मा
अर्थ के नीचे जब मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, जैसे बाहर आ जाता है उसको अब लावा कहते हैं, राइट। उसमें लिखिए हॉट कन्वेक्शनल करंट्स आर जनरेटेड इनसाइड द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ molten material, due to the presence of molten material. Molten means liquid form में molten material. molten material का सिंपल मीनिंग है कि बहुत ज्यादा लिक्विड मटेरियल जो कि हीटेड है, molten material and which is at very very high temperature and which is at very very high temperature, very very high temperature. सिंपल इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ एक कन्वेक्शनल करंट्स हैं जो कि जनरेट होते हैं अर्थ के नीचे, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस है कुछ एक मोल्टन मटेरियल्स की, लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में आपके मटेरियल्स है और बहुत ज्यादा उच्च तापमान पे पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये पाए जाते हैं, मतलब आग की तरह ही सिंपल। जो आप मैग्मा की बात करें, मैग्मा का मतलब क्या है कि जैसे पिघला हुआ पानी की तरह पिघला हुआ आपका आयरन है, तो वैसी फॉर्म में है ये, है ना। तो सिंपल उसी मोल्टन मटेरियल की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, these convectional currents may converge or diverge. These convectional currents these convectional currents may converge or diverge, may converge or diverge, giving rise to divergence or convergence of the, giving rise to divergence or convergence of the land masses. Giving rise to convergence or divergence of the land masses. तो अब ये मटेरियल जब बाहर निकलेगा तो ये जो आपकी अर्थ के ऊपर जो आपका एक टाइप से मटेरियल, सिंपल आपकी अर्थ के ऊपर की जो सतह है, जो सरफेस है, उसको या तो डाइवर्स कर सकता है, एक दूसरे से अलग करेगा, वही प्लेट की बात कर रहा है, या तो दो प्लेट्स को आपस में जोड़ देगा, कन्वर्ज कर देगा। फुल स्टॉप। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी thus explains why the continental landmass as well as ocean crust moves or drift. सिंपल। तो कह रहे हैं कि कन्वेक्शन करंट के कारण जो आपकी पृथ्वी की सतह या तो डाइवर्ज हो सकती है, दूसरे से अलग हो सकती है, प्लेट्स या एक दूसरे के नजदीक आ सकती हैं। और इसी से हम ये समझ सकते हैं कि जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है ये हमें यही दर्शाती है, यही समझाती है कि कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस क्यों मूव करते हैं या ड्रिफ्ट करते हैं, या फिर आपका जो ओशनिक क्रस्ट है वो कैसे मूवमेंट करती है। अब ये ओशनिक क्रस्ट वाला तो आप पॉइंट देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, बट अभी इसके लिए आपको जो देखना है दैट इज आपके कन्वेक्शन करंट का पार्ट। मान लीजिए ये सेमी सर्कल में इसलिए बना रहा हूं कि ये अर्थ है, राइट। अब अर्थ में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, सो अर्थ का इंटरनल पार्ट है, दिस इज इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। अब इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ में मैंने आपको बताया कि देयर आर मल्टीपल मटेरियल्स, राइट। तो आप सिंपल लेके चलिए कि दिस पार्ट इज कोर,
बिल्कुल बीच का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरा का पूरा सर्कल है ना, तो उसके बीच बीच का पार्ट कौन सा होगा? कोर का ही होगा। तो दिस इज द कोर। तो ये लाइन जो है दैट इज कोर। अब कोर में आपके पास है निकल और आयरन, निफे लेयर है यहाँ पे। इसके ऊपर हमने बात की कि कोर से ऊपर जो एरिया है दैट इज आपका मेंटल का एरिया। सो यहाँ पे सिंपल समझिए कि दिस इज मेंटल लेयर या फिर साइमा लेयर। दिस इज साइमा लेयर। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही है साइमा लेयर के ऊपर, कि कुछ एक चीजें जो है जो लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। अब सेमी लिक्विड फॉर्म में आप अगर आप सिंपल समझिए तो इसके ऊपर एक और लेयर है दैट इज यहाँ पे जिसको आप एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, राइट। एस्थेनोस्फेयर में चीजें जो है वो आपकी लगभग ब्लैक ही यूज करते हैं। एस्थेनोस्फेयर में चीजें आपकी लगभग सेमी मोल्टन मटेरियल की फॉर्म में है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं सो दैट यहाँ पे मैं करंट्स भी बना सकूं, राइट। अब एस्थेनोस्फेयर में जो मोल्टन मटेरियल है वो उसमें कुछ एक करंट राइज कर रहे हैं। अब ये करंट राइज ऐसी तरह कर रहे हैं कि ये आगे पीछे ऐसे ही मूवमेंट करते रहते हैं। ये मटेरियल मूव करता रहेगा और उसके ऊपर लैंड मास भी है। सो आपको ऐसे ही बनाना है ये, क्योंकि डायग्राम ऐसे ही बनेगी इसकी। देयर आर मल्टीपल करंट्स। तो ये करंट नंबर ए, बी एंड सी, मतलब 3 लेयर में आपके करंट्स यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये करंट जब मूवमेंट करते हैं तो अपर पार्ट ऑफ दी आपकी अर्थ जो है, ये जिसे आप कहते हैं क्रस्ट, उसकी ऊपर जब ये करंट का प्रभाव पड़ेगा तो या तो ये प्लेट्स को, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दिस इज द सेकंड प्लेट एंड दिस इज द थर्ड प्लेट। एज सच प्लेट्स के बीच में गैप नहीं होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं तो उसका मतलब नहीं कि यहाँ पे गैप होगा, बट आप सिंपल समझ के चलिए कि दिस इज क्रस्टल लेयर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये मेंटल के ऊपर जितना भी आपका लिक्विड मटेरियल जो कि सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड की फॉर्म में, जिसे आप मोल्टन मटेरियल कह रहे हैं, ये इन प्लेट्स की मूवमेंट करवाएगा जब भी बाहर की तरफ को आएगा। अगर ये प्लेट्स एक दूसरे के आसपास आ रही है, मतलब इनका डायरेक्शन सेम है, दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, देन इसको आप कहेंगे दिस इज कन्वर्जेंस, कि प्लेट्स कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट आप इलेक्ट्रॉन प्लेट टेक्टोनिक में करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, बट सिंपल समझिए जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं दैट इज कन्वर्जेंस, और जब आपकी प्लेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब प्लेट्स ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। इनको मूव वैसे करवा रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट है, करंट जो है किसी प्लेट को अगर सेम डायरेक्शन में मूव करा रहा है तो वो कन्वर्जेंस है। अगर वो अलग डायरेक्शन में इनको मूव करवा रहा है तो वाई डाइवर्जेंस है। अब जैसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगला पढ़ेंगे, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, उसमें आप देखेंगे कि मटेरियल कैसे ऊपर की तरफ को राइज करता है। तो अगर ये मटेरियल किसी प्लेट की मूवमेंट करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों प्लेट्स, इसका एरो इस साइड है, इसका एरो इस साइड है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो ये सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में जब प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उसका आप कन्वर्जेंस कहते हैं। बट ये कन्वर्जेंस अच्छा नहीं होता, आपको होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं तो टकराव हो गया, जब टकराव होगा तो अर्थक्वेक आएगा, बड़े बड़े माउंटेन्स बनेंगे, इसको आप कहते हैं कि क्रस्टल शॉर्टनिंग होती है, राइट। क्रस्टल शॉर्टनिंग होगी, क्रस्टल एक्सपांशन होगा, क्या होगा? सिंपल समझिए ना, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के आसपास जा रही हैं तो क्रस्टल एक्सपांशन होगा, क्योंकि क्रस्ट इकट्ठी हो रही है और वो किसी माउंटेन को बना रही है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वहां पे टेंशनल फोर्सेस लगेंगी और वो बीच में से गैप बना देगी, है ना, उसको कहेंगे आप फॉल्ट। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे के आसपास आती हैं तो डिस्ट्रक्शन तो करती है भले ही, बट कंस्ट्रक्शन भी होती है। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस ऑफ आपकी फोल्ड जो है वो क्रस्ट होती जाती है। अब मेरे पास एक पेज है तो मैं आपको बता दूं, सिंगल पेज है किसी को पढ़ाओ, सिंगल पेज, अब ये शीट फटेगी। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये आपके पास सिंगल नॉर्मल आपकी प्लेट है। अब इस प्लेट को हमने क्या कर रखा है कि दोनों साइड, इस साइड से भी प्लेट धक्का दे रही है, इस साइड से प्लेट धक्का दे रही है, दोनों साइड से प्लेट्स धक्का दे रही है। मेरे दोनों हाथ जो है वो प्लेट्स हैं। अब मैं इसको बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूं, पुश करने के बाद क्या ये ऐसे करके इकट्ठा हो जाएगी क्रस्ट, और जब एक क्रस्ट इकट्ठी होगी या जब आप उसको
कन्वर्ज कर रहे हैं या फिर कोलिजन कर रहे हैं, दोनों साइड से इसको फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ को उठ जाएगी, जिसको आप कहते हैं कि दिस इज राइज ऑफ दी माउंटेन्स, की माउंटेन्स की जो है ऊपर हाइट बढ़ रही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं दोनों साइड से खींचूं इसको, यहां से भी पुश करूं, यहां से पुश करूं, दोनों साइड से पुश करूंगा तो बीच में से गैप बनेगा, है ना। और ज्यादा ही जोर से खींच दोगे तो बीच में से दरार आ जाएगी, जिसे आप कहते हैं कि फॉल्ट पड़ गया। तो जब भी आप दो प्लेट्स को कन्वर्ज कराते हैं, जोड़ते हैं, जो दोनों साइड से जब प्लेट्स पुश करती हैं तो बीच में आपकी जो क्रस्ट है वो इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी होने के बाद वो माउंटेन्स बनाएगी। और जब आप उसको और ज्यादा खींचते जाएंगे तो ये पहले तो प्लेन होगी, प्लेन होने के बाद दोनों साइड से दोनों आपने पॉइंट्स को खींच दिया तो बीच में से एक खड्डा बन जाएगा या दरार बन जाएगी। एक्चुअल में फॉल्ट को बोलते ही हैं, जब बोलते हैं ना फॉल्ट के साथ रिफ्ट वैली बनती है, तो रिफ्ट वैली का मतलब होता है दरार घाटी, कि दोनों साइड से जो आपकी प्लेट्स हैं उनको खींचा गया और बीच में से खड्डा बन गया। दो नदियां आपकी इंडिया की, नर्मदा एंड तापी, दोनों उसी दरार घाटी से बहती हैं, जिसको आप कहते हैं रिफ्ट वैली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो ये अगेन माउंटेन बनाएगी, क्योंकि क्रस्ट इकट्ठी हो रही है दोनों की। और जब आप दूर करेंगे तो क्रस्ट एक दूसरे से दूर जा रही है और बीच में खड्डा बन जाएगा। ये लेटर ऑन देखेंगे आप, जिसी को आप कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स एंड फोल्ट माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालयस, फोल्ट माउंटेन जैसे कि आपके प्लेटोस मैक्सिमम, है ना, जिसे आप ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, डेक्कन ट्रैप्स, दैट इज आपका एक टाइप से फोल्ड माउंटेन। आएंगे फोल्ड बहुत कुछ आएगा अभी। सो यही थ्योरी है इनकी कि ये जो आपके करंट्स हैं यही मूवमेंट कराते हैं आपकी प्लेट्स की। ये करंट्स पुश करते हैं आपकी प्लेट्स को, या तो वो सेम डायरेक्शन में चले या तो अलग अलग चले। तो ये जो इंटरनल मोल्टन हीट है, ये मोल्टन मटेरियल है जो कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे है, जब ये बाहर की तरफ को आएगा तो, या फिर जब इसके प्रेशर पड़ेगा प्लेट के ऊपर तो प्लेट को ये पुश करेगा। सो कई बार ये ट्रैप से बाहर निकलता है, यहां से बाहर निकलेगा मटेरियल, यहां से, फिर ये मटेरियल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फिर मटेरियल नीचे आके गिर जाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी को कहते हैं आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि सी फ्लोर स्प्रेड करता रहता है। जो आपका ओशन के नीचे का, जो आपके समंदर के नीचे की धरातल है, वो एवरीडे एक्सपैंड करती है, बनती है टूटती है, बनती है टूटती, उसी को आप कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सो कन्वेक्शन करंट में आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। क्योंकि कन्वेक्शन करंट थ्योरी का क्या पार्ट है, आगे नेक्स्ट जब आप थ्योरी करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या रहे, कि अर्थ के नीचे कुछ एक, अरे यार इसको माइथोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी देयर इज अ फायर इनसाइड द अर्थ, जैसे कहते हैं पाताल लोक में आग है, तो वही आग है ये। अब ये आग जब कहीं पे फॉल्ट होता है, कई जगह पे जो आपका लैंड एरिया जहां पे खड्डा बना होता है, जिसको आप वोल्केनो कहते हैं, तो जब इसको रास्ता मिल जाता है इस पाताल की आग को ऊपर आने का, तो ये मैग्मा की फॉर्म में आती है। और मैग्मा जो है वो बोलते हैं ना कि पाताल में से जब आग निकलेगी तो पृथ्वी के ऊपर आएगी, वो जो आग है वो आग की नदियां बहना शुरू हो जाती है, वो जो नदियां बह रही है उसको लावा कहते हैं, है ना। वो ये है सब कुछ, हर एक चीज इसमें वो है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों से ज्योग्राफी ऑप्शन में ये सवाल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ज्योग्राफी ऑफ, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ, या फिर वर्ल्ड या फिर इंडिया अलॉन्ग विद आपका माइथोलॉजी, कि जैसे वो समुद्र मंथन की बातें करते हैं कि समुद्र मंथन से जहर निकला, किसने पिया, नीलकंठ महादेव ने पिया। तो वैसे यहाँ पे आपका मत्स्य, जिसे आप कहते हैं मत्स्य पुराण भी है ना, कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट फिश आई, तो उसमें मत्स्य पुराण अंदर फिश के बारे में लिख रखा है कि फिश से ही सब कुछ पैदा हुआ है। कुछ एक फाइटोप्लैंक्टन्स की हमने बात की कि वनस्पति का जो है उद्गम हुआ, उसके बाद से फिर झाड़ियां और उसके बाद पेड़, एंड देन लाइफ के ऊपर ऑक्सीजन आ गई। कुछ एक माइथोलॉजी ये मानती है कि दुनिया में कुछ एक ऐसी जगह है जहां पे आप पानी में डूबेंगे नहीं, है ना। जूइश एंड इजरायली जो है ये यहूदी, ये मानते हैं कि देयर आर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर यू कैन वॉक ऑन द सी। दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे आप समुद्र के ऊपर चल सकते हैं। चलने का मतलब है आपको डूबेंगे नहीं, आप डेड सी में जाइए और डुबाएगा ही नहीं आपको। इसका प्रूफ ये है, डेड सी में अगर आप छलांग लगा दे, डेड सी इतना ज्यादा डेंस है, उसमें सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा है कि अगर आप उसमें मतलब छलांग लगा दें तो वो आपको ऊपर ही फेंकेगा, राइट। उसमें आप वॉक कर सकते हैं, वॉक करने का मतलब है आप डूबेंगे ही नहीं। तो माइथोलॉजी में चीज लिखी हुई है, हर जगह कनेक्टेड है ये। इंडियन माइथोलॉजी कहती है कि
नहीं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सेज कि द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ सबमर्ज्ड ओशन। जो आपका भारत का पश्चिमी भाग है वो डूबा हुआ है। भारत की जो हिंदू माइथोलॉजी वो कहती है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम जो कह रहे हैं कि सबमर्ज है, हमारी माइथोलॉजी कहती है हिंदू की कृष्णा का द्वारका समंदर के नीचे डूब गया है। तो वैसे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ सबमर्ज कोस्ट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो आप इसके साथ कोट कर सकते हैं। तो वैसे ये पाताल की आग है जो कि बाहर निकलती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, और बाहर जब आती है तो ये या तो आपकी जो धरातल है उसको अलग अलग कर देगी, दूर दूर उसकी प्लेट्स को मूव करेगी, या फिर एक दूसरे के पास इकट्ठा कर देगी। नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब मुझे इसमें से ये टॉपिक देखना है जो हो पाए। इंटीरियर ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ इतनी दो पॉइंट्स है इसमें। बस हो गया, अभी 20 मिनट तो और बचे हैं, अभी 4 भी नहीं बजे। चलो फिर आपका एक टेस्ट होगा, उसको अटेम्प्ट करना है आपने। अभी तक जितना आपने पढ़ा इस थ्योरी को प्रॉपर अच्छे से करना है ना। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मेंस के प्री के कि कैसे पूछे जाते हैं। कुछ एक चीजें इसमें समझने वाली हैं तो उनको आप सर्च करके भी देख सकते हैं, गूगल करिए जैसे भी, पर ट्राई करिए कि अच्छे से इसको आपने रिवाइज करना है। ये थ्योरी डायरेक्ट पूछी जाती है, आपके पीसीएस में भी पूछी गई होगी, तो आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए, कॉन्टिनेंटल थ्योरी कहाँ पूछी गई है। मल्टीपल एग्जाम में आती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट आपके पास होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने पढ़ना है कि अर्थ के नीचे की कौन कौन सी लेयर्स हैं। उसमें फिर हमने देखना कि हाउ वी कैन स्टडी द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। पहला सोर्स है कि डायरेक्ट आप खुदाई करना शुरू कर दीजिए। पॉसिबल नहीं है, हम 13-14 किलोमीटर से नीचे नहीं जा सके, क्योंकि एज वी मूव डाउन टेम्परेचर increases, temperature decreases sometimes and pressure increases। प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, मौत हो जाएगी, तो इसीलिए नीचे नहीं जा सकते ज्यादा। दूसरा मेथड है वोल्केनो। वोल्केनो सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं, 200 किलोमीटर तक की स्टडी करा सकते हैं। बट जो आपकी अर्थ की रेडियस है वो है 6371, लगभग 6500 किलोमीटर आपकी अर्थ की त्रिज्या है, मतलब सेंटर पॉइंट जो है अर्थ का। तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, 200 किलोमीटर छोटा सा एरिया है। मिटियोर्स भी कुछ एक लिमिट तक ही आपको स्टडी करा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका अर्थक्वेक, है ना, जिसमें आपकी सेस्मिक एक्टिविटीज है। तो पी एंड एस जो आपकी चलती हैं तरंगे, उनको आप यूज करके पता लगा सकते हैं कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में क्या है, कि आउटर कोर लिक्विड है या नहीं, इनर कोर लिक्विड है या सॉलिड है ना, कहाँ पे ये प्रेजेंस है, कहाँ पे ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल है, कहाँ पे कम डेंसिटी का मटेरियल है, तो वो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अर्थक्वेक का डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है आपके पेपर नंबर 3 में, है ना। तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है आपदा प्रबंधन, कि अर्थक्वेक का है तो क्या करना चाहिए, आपको खुले एरिया में चले जाना चाहिए। अर्थक्वेक का कैसे पता लगा सकते हैं, कोई हमारे पास डिवाइस नहीं है, बट आप बिहेवियर ऑफ एनिमल्स उससे पता लगा सकते हैं। मछलियां, जब भी कभी समुद्र में आपका भूकंप आने वाला है तो मछलियां जो है वो कोस्टल एरिया की तरफ आ जाती हैं, है ना। मछलियां उछलना शुरू कर देती है, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, पक्षियों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अरे रियलिटी है ये, है ना, नेचुरल साइन है ये, जिससे आपको पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। जब आ गया तब क्या करना है, मतलब भूकंप आने से पहले, जब जाता है तब, आने के बाद, है ना। तो इसमें आपके रिलीफ मिटिगेशन प्रोसेसेस जो भी चलती हैं, कि फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कॉर्नर पे खड़े होना चाहिए, बड़े टेबल के नीचे घुस जाना चाहिए, खुले एरिया में चले जाना चाहिए, हाई टेंशन वायर से दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें, तो वो आपदा प्रबंधन का आपका पार्ट बनता है। फिर अर्थक्वेक का एक शैडो जोन आता है, उसका डायग्राम। अर्थक्वेक का जो शैडो जोन है उसका एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, ये भी पूछा गया है। सो ये सारा का सारा लेटर ऑन करेंगे। फिर उसके बाद फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में जो आपका गटनबर्ग कंटिन्यूटी, मोहोबोरिक डिसकंटिन्यूटी, ये देखेंगे विद डायग्राम, प्लस मेंटल कोर, इसके बारे में सब कुछ लिखेंगे जब अर्थक्वेक कर लेंगे। फिर आएगी आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर प्लेट टेक्टोनिक। ये जब आपने कर ली फिर आगे बहुत इजी हो जाएगा।
उसे आगे आपके पास इरोजन और ये सब है, वो तो मैंने पीपीटी से करा देना है आपको, उसमें ज्यादा तक नहीं करूंगा। ये चीजें लिखने वाली हैं, समझने वाली हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे अच्छा रिवर ऐसे इरोजन करती है, छोटा सा मैं उसमें लिंक डाल दूंगा वीडियो, शॉर्ट वीडियो पे, दिस इज ऐसे होता है इरोजन, ये होती है बाढ़। और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आपका ज्योग्राफी टाइम पे खत्म हो जाए। तो आप जाइए, रेस्ट करिए, कल भी आपका संडे है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर जानते हैं